गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस रिवीजन सेशन में, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो उसको बढ़ने से पहले, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि है ना, परमार सर ने प्रेस रिलीज में बताया है कि अगर उनका कोई भी कंटेंट अगर कोई शेयर करता है यूट्यूब, टेलीग्राम या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हम केवल रिवीजन करेंगे, किसी भी तरह का पीडीएफ कंटेंट की डिमांड ना करें, है ना। जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अन्यथा मैं किसी तरीके से मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल ये वीडियो हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जिनको दिक्कत होती है इंग्लिश समझने में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज के इस रिवीजन सेशन को। तो आप सभी जानते हैं कि जिससे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल क्या है, उसके अंदर में हम लोग अलग अलग ग्रहों के बारे में, है ना, जो बौना ग्रह हैं उनके बारे में पढ़े। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली पृथ्वी के बारे में, और इसमें जो भी रेखाएं हैं उन सब के बारे में। तो अक्षांश और देशांतर, चैप्टर का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर किस में, तो वो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी में, है ना। पृथ्वी में काल्पनिक रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी, जिसमें हम सभी जानते हैं कि एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन संभव है। तो आप सभी को पता है कि कक्षा 6 में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, वो ऊपर और नीचे, है ना, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में हल्का चपटा है, और यहाँ पे ये जो इक्वेटर है यहाँ पे लंबा है ना, फैला हुआ है। तो आकृति चपटा और गोलाकार है, ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा, और बीच में कैसा है, उभरा हुआ। उभरा हुआ मतलब फूला हुआ है। कारण क्या है, तो सेंट्रीपिटल, है ना, अपकेंद्रीय बल कहते हैं इसको, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अच्छा, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो जब कोई चीज को हम रस्सी बांध के, आप लोग प्रैक्टिकल करते होंगे, है ना, इस तरीके से पत्थर बांध के जब घुमाते हैं तो ये बाहर की ओर, है ना, खुद को बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता है। तो ये क्या होता है, अभी अपकेंद्रीय बल होता है ना, अपकेंद्रीय बल होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है ना, ये ऊपर और नीचे चपटा होता है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का जो शेप है उसको क्या कहते हैं, जियोइड। ठीक है, जियोइड शेप कहते हैं। अब अगर हम बात करें पृथ्वी की त्रिज्या की, तो पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पे, है ना, 6378 किलोमीटर है। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का जो बीच वाला लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है, त्रिज्या आप सभी जानते हैं, सर्कल का जो है ना डायमीटर, सर्कल के बीच केंद्र से ये साइड सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं। तो ये कितना है, 6378। तो यहाँ पे है 6378, और इधर अगर पोल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इसमें कम है, 6357। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6357 किलोमीटर। औसत त्रिज्या की बात करें तो एवरेज अगर निकालेंगे तो ये आता है लगभग 6371 किलोमीटर। याद रहेगा। पृथ्वी की परिधि की बात करें, अब परिधि के बारे में आप सभी जानते हैं। परिधि मतलब होता है, परिधि जानते हैं, सरकमफ्रेंस, एक चक्कर, है ना। तो यहाँ पे देखिए 40,007.863 किलोमीटर इसका ध्रुव पे क्या होता है, इस तरीके से एक चक्कर घूमेंगे ना ऐसे। ठीक है, सरकमफ्रेंस कहते हैं इसको, ये परिधि कहते हैं। तो ध्रुव पे घूमेंगे तो 40,007.863 किलोमीटर, जबकि अगर भूमध्य रेखा पे यहाँ पे घूमेंगे, इसमें एक चक्कर घूमेंगे भूमध्य रेखा में, तो ये है 40,075 किलोमीटर। औसत अगर हम बात करें औसत परिधि की, तो 40,040 किलोमीटर जो है इसका औसत परिधि है। अगला है भूमध्य रेखीय त्रिज्या। आप इससे क्या पता चला कि भूमध्य रेखा पे, है ना, भूमध्य रेखा पे त्रिज्या जो है वो ज्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू यहाँ पे ध्रुव पे। ठीक है, और भूमध्य रेखा की परिधि, अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या बड़ा है तो परिधि भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे परिधि बड़ा है, यहाँ पे ध्रुव पे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है,
ये दोनों देख लिया, इसका मतलब क्या होता है ये पता है ना, साइन, कि जिधर मुंह फाड़े हुए रहेगा उधर बड़ा होता है, और जिधर यहाँ क्लोज रहता है इसको क्या कहते हैं, इसको जैसे नाम क्या कहा जाता है, ओपन कहा जाता है, ये जो है खुला ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे इधर बड़ा है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय गति, भूमध्य रेखीय गति तो किसमें ज्यादा स्पीड होगा, जब पृथ्वी घूर्णन गति करेगी, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो, है ना, ध्रुवों पे गति जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू भूमध्य रेखा पे, है ना। तो भूमध्य रेखा पे स्पीड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। इस तरीके से जो अर्थ अगर हम इस तरीके से बनाएं तो यहाँ पे, है ना, ये बहुत तेजी से घूमेगा, और ये जो भाग है आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे पोल, ठीक है, तो पोल में कम स्पीड से घूमता है और ध्रुव पे ज्यादा। अगला है पृथ्वी का वास्तविक आकार, अगर हम बात करें तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। तो जियोइड जो शेप है पृथ्वी, है ना, अच्छा ये जो कारण है ना, ये सब जो कारण है ये किसके कारण है, तो वही अर्थ जो है ऊपर में चपटी है और बीच में देखो फूला हुआ है। और फूला हुआ क्यों है बीच में, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण, बाहर में लगने वाला बल के कारण। अब पृथ्वी का वास्तविक आकार जो होता है ना, भूमापन, पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है, तो जियोइड शेप का है, ठीक है। अब भूमापन अगर हम बात करें तो जियोडेसी वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी की ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में उसकी दिशा, स्थिति, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सटीक रूप से समझने, मापने और समझने से संबंधित है, ठीक है। तो ये एक भूमापन है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी का ज्यामिति कैसा है, आकार, और अंतरिक्ष में इसकी दिशा और स्थिति। पृथ्वी का घूर्णन, अब देखो पृथ्वी जो है गति दो तरीके से करता है, एक शक्तिमान वाला, है ना, शक्तिमान वाला में कैसे होता है, एक ही जगह पे ऐसे राउंड राउंड घूमना, क्या कहलाता है, शक्तिमान, ठीक है। तो वही है घूर्णन, अपने एक्सिस पे अगर कोई ऐसे घूमता है, जैसे लट्टू क्या होता है अपने एक्सिस पे घूमता है ना, और कभी कभी कैसा होता है ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमता है कि नहीं किसी के चारों ओर, तो ये परिक्रमा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी दो तरह की गति करती है, घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए सूरज हमको किधर से उगता हुआ दिखाई देता है, पूर्व की ओर, और डूबता किधर है, पश्चिम की ओर, ठीक है। वामावर्त इसको कहते हैं, है ना, वामावर्त याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। और पृथ्वी का एक घूर्णन जो होता है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में होता है, ठीक है। जो जिसको हम लोग 24 घंटा का दिन रात कहते हैं ना, तो वो 24 घंटा का नहीं होता है, इसीलिए ये जो यहाँ पे 4 मिनट जो बच रहा है ना, मतलब 24 घंटा में जो 4 मिनट बच रहा है, ये 4-4 मिनट जो है ये 4 साल में जाकर के एक दिन का रूप ले लेता है, ठीक है, एक दिन का रूप ले लेता है। इसीलिए, है ना, 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप ईयर, ठीक है, क्या आता है, लीप ईयर, 366 दिन का। उस दिन क्या होता है, फरवरी 29 महीना जो है 29 दिन का हो जाता है। दिन और रात की घटना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है ना, ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे कि किस गति के कारण, है ना, पृथ्वी में दिन और रात होता है। घूर्णन, घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। तो अभी हम बताएं कि घूर्णन जो गति होता है भूमध्य रेखा पे अधिक, ज्यादा तेजी पे बीच में घूमेगा, और जो पोल होता है वहां पे धीरे घूमेगा, ठीक है। तो ध्रुवों पे कम गति से घूमता है और भूमध्य रेखा पे ज्यादा गति से। अगला है परिक्रमा। परिक्रमा आप सभी जानते हैं ना, अगर किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा बीच में भगवान होते हैं कोई विराजमान, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मंदिर के परिसर में इस तरीके से चक्कर लगाते हैं ना। तो पृथ्वी भी परिक्रमा करते आ रहा है, किसकी, सन की, है ना, परिक्रमा बार बार इस तरीके से घूमते रहता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार इसको क्या कहेंगे, इलिप्टिकल शेप में, है ना, दीर्घ वृत्ताकार शेप में इस तरीके से घूमता है कक्षा में। कक्षा ये जो इसी को बोलते हैं, ये जो हल है ना जिस रास्ता में घूमता है इसको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ठीक है, दूसरा वाला नहीं, है ना, उसको नहीं समझिएगा। एक परिक्रमण, है ना, 356 दिन और 6 घंटे 9 मिनट। तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा हिंदी वाले दोस्त, 365 दिन 6 घंटे
4 मिनट, 365 दिन 6 घंटे 4 मिनट एक परिक्रमा, मतलब सन का एक चक्कर। कक्षा में जो गति होती है वो 29, कक्षा में गति जो होता है ना, कितनी तेजी से घूमता है, मतलब जैसे यहाँ से इसे चक्कर लगा रहा है तो कितने तेजी से ये आगे बढ़ रहा है, इसे कितना तेजी से घूम रहा होगा, तो ये 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं। एक सेकेंड में 29 किलोमीटर जाता है, लगभग 30, अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर। सोचिए एक सेकेंड में, क्या हमें पता चलता है। ये ऐसा ही है जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं और उससे पता नहीं चलता है ना, क्योंकि बाहर देखेंगे तब ना। तो आप तो आसमान में कुछ खाली जगह है तो कैसे देखिएगा, है ना, इसलिए पता नहीं चलता है। बुध की कक्षा की गति जो है अधिकतम होती है ना, तो बुध जो है अपने कक्षा में यहाँ पे तेजी, सबसे तेजी से घूमता है। और वरुण जो है, वरुण जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, अंतिम प्लेनेट जो है ना, वो सबसे धीरे घूमता है। ऋतुओं की घटना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी धुरी से झुकाव के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे, है ना, कितने डिग्री पे झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री यहाँ से झुका हुआ है, तो यहाँ से कितना होगा, बोलिए, 23.5 डिग्री, ये 66.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ऋतु चेंज होता है परिक्रमण के कारण, याद रखिएगा, और किसके कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में, है ना, सूर्य और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है और उसके बारे में रिलेशन को समझते हैं। तो ग्रह की कक्षा में वह बिंदु जब वह सूर्य के सबसे निकट होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट होगा तो उसे अपसौर कहेंगे। इस तरीके से हमारा इस जगह अगर सन है तो जब नजदीक आता है तो इसको क्या कहते हैं, निकट वाले को, इस स्थान को अपसौर कहेंगे। और जब पृथ्वी घूमते घूमते इस तरीके से दूर चला जाएगा तो पृथ्वी से सबसे निकट होता है, इस दिन सूर्य और पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होता है। और इसके यहाँ जो डिस्टेंस है 147, है ना, मिलियन किलोमीटर है यहाँ पे। और इस तरफ जो है ना, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूरी पे होता है, सबसे ज्यादा दूरी पे, ये 152 किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, इसमें अपसौर बोलते हैं, है ना। अप मतलब दूर और उप मतलब नजदीक, याद रखेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसे अपसौर मतलब सामने, दूर, अप मतलब दूर, तो सौर, सौर मतलब सन, सन से दूर, और ये उप मतलब नजदीक। ठीक है, ये 4 जुलाई को होता है, तो ये डेट के साथ याद रखिएगा। 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी सबसे नजदीक आ जाता है, किसके, सूर्य का, और 4 जुलाई को सबसे दूर पे होता है। ठीक है, ये 152 मिलियन किलोमीटर। वही चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कक्षा में वह बिंदु जब पृथ्वी से सबसे निकट होती है। अब यहाँ देखिए, इसको भू मतलब पृथ्वी जो बीच में रहता है, जिसका चक्कर लगाता है। उप मतलब नजदीक। तो यहाँ पे देखिए, सौर मतलब, देखिए दोनों का एक ही मतलब है, ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे नाम का अंतर है। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है, और सौर मतलब सूरज, ठीक है, सूरज, ठीक है। तो ये जो है अप अगर डाल दिए, अप मतलब जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पे रहेगा तब उसको अपसौर कहेंगे। अगर यहाँ पे अप भू लगा दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी से चंद्रमा जो है सबसे, चंद्रमा जब क्या रहेगा, सबसे दूरी पे रहेगा, है ना, पृथ्वी से सबसे दूरी, ज्यादा दूरी पे रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपभू। और इसको क्या कहेंगे, उपभू। उप मतलब नजदीक, तो भू, पृथ्वी से जब चंद्रमा नजदीक होता है तो उपभू, पृथ्वी से जब चंद्रमा दूर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपभू। इस समय चंद्रमा का ज्वार भाटा बल कम होता है। ठीक है, ज्वार भाटा क्या होता है आगे पढ़ेंगे, है ना, जो पानी लहरें ऊपर और नीचे उड़ती है इसके ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा औसत से कम हो जाता है, तो एवरेज जितना ऊपर लहर उठता है उससे कम हो जाता है। अब आगे हम अगर बात करें, अब यहाँ पे 2 चीज समझना है, कक्षीय झुकाव और अक्षीय झुकाव, है ना। तो ये जो आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये अक्ष है, ठीक है, एक्सिस कहते हैं इसको, अक्ष, ठीक है। और ये जो है ये कक्षीय झुकाव कहते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे देखिए, ये कितना है,
अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और ये कक्ष से कितना दूरी पे 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री, और यहाँ 23.5 डिग्री। ठीक है, याद रहेगा। तो 23.5 डिग्री अक्ष पे झुका हुआ है, और कक्षीय झुकाव 66.5 मतलब 66.5। अगला है अक्षांश एवं देशांतर। अब अक्षांश क्या होते हैं? तो पृथ्वी आपको यहाँ दिख रहा है, पृथ्वी पे ये जो लाइनें आपको दिख रही है ये एक सर्कल होती है। ठीक है, तो ये जो इसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज बोलते हैं ना, है ना, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन मतलब समझते हैं, पृथ्वी के समांतर अगर हम लाइन खींचे तो इसको क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल कहेंगे। तो हॉरिजेंटल ग्लोब पर पृथ्वी से, है ना, पूर्व से पश्चिम तक चलने वाली काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं हैं। ये क्या है, काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं। ये पृथ्वी पे है नहीं, ये काल्पनिक है। इंसान, है ना, किसी भी जगह को किस तरीके से, दो तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला देखे थे ना, पीछे आप पढ़े होंगे क्लास 9-10 में, कि किसी पॉइंट यहाँ पे अगर 2,3 है तो इसको किस प्रकार से, 2,3 है इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। एक्सिस में हम लेते थे ऐसे, है ना, 2 लेते थे एक्स वाला, और यहाँ पे वाई ले लेंगे 3, और ये दोनों को मैच करते थे। जहां मिलता था वो क्या है, आपका पोजीशन बता देता था। ठीक है, तो यहाँ पे सेम उसी तरीके का खेल है कि पृथ्वी, है ना, पे पूरब से पश्चिम की ओर मौजूद काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। यह भूमध्य रेखा से किसी कोणीय दूरी को निर्धारित करता है। तो पृथ्वी जो है ये यहाँ पे देखिए, ये आपका कौन सा बिंदु है, ये आपका कौन सा लाइन है, तो ये भूमध्य रेखा है। यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके बढ़ते जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पहुंच जाएगा। तो वही है, यहाँ पे भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को निर्धारित करता है। और कुल अक्षांश की बात करें तो 181 है। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, है ना, समझा जरूरत नहीं है, इसको समझ जाइएगा कि जैसे यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 तो ये 90 हो गया इधर, है ना, और नीचे काउंट करें तो इधर भी 90 हो गया, और बीच वाला एक ठो जोड़ देंगे तो 90 90 180 और 1 डिग्री अक्षांश। अगर हम बात करें कि अगर 1 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो 111 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और अगर हम बात करें सर्कल का, अक्षांश वृत्त का, मतलब पृथ्वी पे ये जो सर्कल्स है ये अक्षांश रेखाएं, तो ऊपर में जाके ये 2 ठो जो है पोल पे मिल जाएगा, ये सर्कल नहीं बनता, ये एक बिंदु बन जाता है, इसीलिए 2 ठो कम हो जाएगा 181 में। तो अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तो 179, और कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181। भूमध्य रेखा से पृथ्वी तक की सभी समांतर रेखाएं अक्षांश की समांतर रेखाएं कहलाती हैं, है ना। तो अक्षांश की समांतर रेखाएं कौन कहलाएंगे, जो ध्रुवों तक की सभी समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे देखिए जो समांतर रेखाएं है ना, इनको क्या कहते हैं हम, अक्षांश की समांतर रेखाएं। अगला है आपका देशांतर। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट जानने का है, जैसे अक्षांश से रिलेटेड सबसे बड़ा अक्षांश क्या होता है, तो भूमध्य रेखा बीच वाला, है ना, बीच वाला ये सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा क्या होता है, तो ध्रुव पे, ठीक है, छोटा हो जाता है। कर्क रेखा कितना डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में नीचे की ओर। ठीक है, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में, है ना। तो आर्कटिक जो होता है, यहाँ पे जो सर्कल बनता है ये कर्क रेखा 23.5 पे और 66.5 पे आपका जो सर्कल बनता है वो आर्कटिक वृत्त होता है। और अंटार्कटिक क्या होता है, तो अंटार्कटिक नीचे होगा, यहाँ पे होगा मकर। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में और 66.5 डिग्री दक्षिण में आपका अंटार्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है। अगला है देशांतर। तो देशांतर ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, है ना। तो जो खड़ा लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, और क्षितिज लाइन जो होता है वो होता है हॉरिजेंटल।
ठीक है, जो पृथ्वी के समांतर होता है, तो हॉरिजेंटल, याद रहेगा। अब यहाँ देखिए, ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी और भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी, ठीक है। देखिए ध्रुवों पर दूरी कितनी होती है, न्यूनतम, है ना, मतलब ये जो है दो, अगर हम पृथ्वी पे यहाँ पे लाइन खींचे, जैसे यहाँ बनाया हुआ है कि इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं, तो ध्रुवों पे देखिए तो सबसे कम हो जाएगा ना, यहाँ डिस्टेंस देखिए, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये धीरे 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 आगे जैसे बढ़ते हैं कम हो जाता है, तो यहाँ पे जाके सबसे कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका बीच में सबसे ज्यादा 111.32 किलोमीटर। कुल देशांतर अगर हम बात करें तो 360 है ना। कुल देशांतर जो है काल्पनिक, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं वो 360 है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गौर कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, गौर कहते हैं, ठीक है। अगला, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखा व्यास के बीच का अंतर 42 से 44 किलोमीटर है। मतलब ये जो व्यास है, व्यास मतलब क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, तो ये आपका क्या बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, है ना, डायमीटर। तो व्यास जो है, ध्रुव पर व्यास जो होता है कम होता है, ये वाला चपटा है तो ये कम होगा, और भूमध्य रेखा पे ज़्यादा होगा। लेकिन हम अगर ये बोले ये कितना है और ये कितना है, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो भूमध्य रेखा पे ज़्यादा होगा, है ना, और व्यास जो है कहाँ पे, ध्रुवों पे कम होगा। अब यहाँ देखिए, इसमें दोनों का अगर हम बात करें डिफरेंस कितने का है, तो लगभग 42 से 44 किलोमीटर, ठीक है। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को हम पहचानते हैं, जिसे हम ग्रीनविच मानक के रूप में जानते हैं। ये जो बीच वाला लाइन है इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच मानक समय 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। तो ये जो ग्रीनविच मानक मध्यम समय रेखा जो है 3 से ग्रीनविच मानक समय 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, याद रखना है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। इसे प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय समय रेखा, अगर हम भारतीय समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये इंडिया पे मौजूद है। IST है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मैप में देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश को टच करेगा, फिर छत्तीसगढ़ को टच करेगा, और फिर नीचे आंध्र प्रदेश को, याद रहेगा। अगला देखिए, अब यहाँ देखिए, अमेरिका में 6 समय रेखा क्षेत्र है, 6 अलग अलग टाइम जोन है। भारत और चीन में केवल एक एक क्षेत्र है। तो हम लोग इंडिया में जो है टाइम जो है वो है ना कितना है, एक ही समय क्षेत्र है, और वही क्या बोलते चीन में वहाँ पे भी एक। लेकिन रूस में कितने हैं, 11 समय क्षेत्र है, और फ्रांस में सबसे ज़्यादा 13 समय क्षेत्र, ठीक है। तो फ्रांस में इस तरीके से अलग अलग टाइम जोन वहाँ पे बनाया गया है। अब ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये प्रशांत महासागर से गुजरने वाली काल्पनिक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जहां से तारीख बदलती है ना। तो जहां से तारीख बदलती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है, ये बीच में अगर आपका समय रेखा है, अगर ये इधर है पूर्व से पश्चिम की ओर अगर पार करता है, जैसे जापान से अमेरिका की ओर, तो तारीख में एक दिन घट जाता है, ठीक है। तो ईस्ट से अगर हम वेस्ट जाते हैं, ठीक है, तो एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला देखिए, एक दिन का लाभ होता है, अगर यदि हम व्यक्ति को एक दिन का लाभ अगर देना चाहते हैं तो हम क्या करें, तारीख में एक दिन घटा दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति को एक दिन का लाभ होता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। इसके विपरीत दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। तो विपरीत दिशा में बता दो, ठीक है। तो विपरीत दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, याद रहेगा। अगला है बृहद वृत्त की अवधारणा। बृहद वृत्त की अवधारणा क्या है, तो बृहद वृत्त वह सबसे बड़ा वृत्त है
जो किसी गोले के चारों ओर खींचा जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा सर्कल, ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। तो किसी भी गोला में जो सबसे बड़ा वृत्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? बृहद वृत्त कहते हैं। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो बृहद वृत्त जो है, बीच में जो अगर हम सर्कल बनाते हैं अर्थ का, तो अर्थ को दो भागों में, एक होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ, और एक होता है साउथ, है ना, उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांट देता है, गोलार्ध, इसको कहते हैं गोलार्ध। ठीक है। अगला, सभी देशांतरों को बृहद वृत्त माना जाता है। तो जितने भी आपके क्या है, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऊपर से इस तरीके से, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ग्रेट सर्कल होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आपका क्या, बृहद वृत्त होता है। ठीक है। अगला, लेकिन केवल एक अक्षांश जो बृहद वृत्त माना जाता है वो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो जितने भी देशांतर है वो सभी बृहद वृत्त होते हैं, लेकिन भूमध्य क्या बोलते हैं, अक्षांश में केवल एक ही लाइन जो है वो बृहद वृत्त होता है, वो है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, हाँ, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? ये आपका दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, देख लेंगे आगे। गोलार्ध हम सभी जानते हैं, गोलार्ध जो है, जैसे यहाँ बीच में अगर एक लाइन खींच दे, है ना, तो हमारा जो अर्थ है वो कितने भागों में बढ़ जाएगा? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है। तो इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। याद रहेगा। तो भूमध्य रेखा वह ग्लोब जो क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में विभाजित करता है, अर्थात उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध, है ना, ये बता दिए। प्रधान मध्याह्न रेखा यह ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्थात पृथ्वी और पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो होता है वो बीच में होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होता है? बीच में होता है। तो ये क्या करता है? ये पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट, है ना, हेमिस्फीयर में बांटता है, गोलार्ध में बांटता है। आयनन क्या होते हैं? आयनन याद रखना है, ये दिख रहा है, गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? तरबूज खाते हैं, है ना, नारियल पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ये अनानास खाते हैं। तो चलिए आयनन के बारे में समझते हैं। आयनन, अयनांत, ठीक है, अयनांत एक गोलीय घटना है जो वर्ष में दो बार आता है ना। वह जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम और न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप वर्ष का सबसे लंबा दिन या सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। तो क्या बोले? अयनांत एक खगोलीय घटना है जब वर्ष में दो बार आता है ना। तो अयनांत जो होता है साल में दो बार आता है, और जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम और न्यूनतम बिंदु पे, सूर्य जो है आकाश में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे और सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अयनांत कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत क्या होता है? तो ये 21 जून, जिस दिन हम लोग योगा डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं? योगा दिवस। तो 21 जून को घटित होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो चलिए, उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन, ठीक है। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें सीधी सिर पे, है ना, ऊपर या कर्क रेखा पर पड़ती है। तो जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनान कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ती है, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? मैक्सिमम हीट होगा, गर्मी पड़ेगी। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार सूर्योदय होता है। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार क्या हो जाएगा? सूर्योदय, है ना, सूर्योदय। सोचिए तो कितना दिन, 6 महीना आपका दिन रात नहीं होगा, सोइएगा कब? अब देखिए शीत अयनांत क्या है? तो 22 दिसंबर को यह घटित होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें सीधी रेखा पर मकर रेखा पर पड़ती है। ठीक है। और अगला है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार सूर्योदय होता है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार, उत्तरी ध्रुव पर, अच्छा दोनों सेम लग रहा है ना, यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, रुकिए।
इसको रीचेक करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बताइएगा नाम क्या कहते हैं। आयनन किसे कहते हैं, नहीं पता, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा दक्षिण पोल। ठीक है, दक्षिण पोल है ना, दक्षिणी ध्रुव में जो होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इसमें हिंदी वाले में दोनों में सेम टू सेम दे दिया है। तो ये जो है उत्तरी ध्रुव है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दक्षिण कर लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में ठीक है, हिंदी वाला नहीं कह सकते हैं, दक्षिण कर लीजिएगा, दक्षिण ध्रुव। अगला है विषु। आयनन हो गया विषु। विषु वह समय होता है जब आकाश में सूर्य का स्पष्ट पथ भूमध्य रेखा पार करता है, जिससे दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। तो विषु मतलब होता है जब सूर्य की किरणें सीधी मध्याह्न रेखा पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो उसे हम विषु कहते हैं, है ना। और विषुवत रेखा भी कहा जाता है ना, भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, याद रहेगा। तो वसंत विषु 21 मार्च को, शरद विषु 23 सितंबर को, याद रहेगा। सूर्य ग्रहण है ना, तो आप सभी को पता है, पहले पढ़ेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंदा मामा आ जाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है बताइए। यहाँ ये जो यहाँ पे आपका छाया पड़ जाएगा, सन का छाया जो है यहाँ पे क्या होगा, पड़ेगा, है ना। चंद्रमा का छाया यहाँ पड़ेगा, जिससे सन इस जगह पे विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ गया कि जब चंद्रमा बीच में आ जाता है ना, लोगों को टांग अड़ाने की आदत होती है ना, तो उसी तरीके से चंद्रमा बीच में टांग अड़ा देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, कहाँ पे, पृथ्वी पे, तब सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो यह अमावस्या के दौरान ही होता है, याद रखना है कि अमावस्या जिस समय चंदा मामा गायब हो जाता है ना, उसी समय सूर्य ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन में, याद रहेगा। ठीक है, तो इस केस में चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन बीच में टांग अड़ाता है, पृथ्वी, है ना, जिससे चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा के दिन में छाया पड़ने की वजह से, हम सभी जानते हैं कि जब ग्रहण मतलब यहाँ पे देखिए, इसका क्या हो जाएगा, आपका पूर्णिमा के दिन में चंदा पूरा दिखना चाहिए, लेकिन ये दिखेगा नहीं। ठीक है, ये छाया पड़ जाएगा ना, क्योंकि जो चंद्रमा है किसके रिफ्लेक्शन से चमकता है, सन के लाइट जब पड़ते हैं चंद्रमा पे, तो यही रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे हम लोग को दिखता है कि हाँ चंदा मामा चमक रहे हैं, है ना। लेकिन बाद में पता चलता है जब ग्रहण लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए। तो ये दिख रहा है यहाँ पे सुपर मून, मून। अब यहाँ पे देखिए लाल चांद, जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोकती है ना, प्रकाश का अपवर्तन, जो इससे नीला रंग जो अधिक बिखरता है गायब हो जाता है, लाल प्रकाश जो कम होता है वो बिखर जाता है, चंद्रमा तक पहुंच जाता है ना। तो उस समय जो चंदा मामा जो है वो कैसे दिखाई देते हैं, रेड दिखाई देते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोकती है, चंद्रमा जो पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को क्या कर देती है, रोक देगी, है ना, जिससे नीला रंग, इससे नीला रंग जो अधिक बिखरता है गायब हो जाता है ना, और चंद्रमा जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। सुपर मून क्या होता है, तो सुपर मून जो होता है तब होता है जब पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकट होती है ना। जब पृथ्वी के सबसे निकट आ जाएगा चंदा मामा, तब सुपर मून हो जाएगा। चंदा मामा कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, है ना, आकार में जितना दिखाई देता है उससे बड़ा। ये सब सर्दियों के दिनों में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। नील चंद्रमा क्या है, तो यह तब होता है जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है। तो एक ही महीना में जब 2 पूर्णिमा होता है तब नील चंद्र, ठीक है, दिखाई देगा। तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में संरेखित होती है, तो इसे संरेखन को युति व्युति, है ना, जिसे सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीधी, मतलब चंद्रमा, पृथ्वी और जो मून है एक ही लाइन में जब हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हम सिजगी कहते हैं। तो याद रखिएगा सिजगी, युति व्युक्ति नहीं आता है एग्जाम में, सिजगी आता है ना। ये 2 प्रकार का होता है, सिजगी संयोजन और एक होता है सिजगी विरोध। ठीक है,
अच्छा ये शुद्ध हिंदी हो गया, तो इसका एक बार इंग्लिश थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, नहीं तो कहिएगा कि का हो गया भाई, है ना। कंजंक्शन, ठीक है, तो सिजगी कंजंक्शन है यहाँ पे, और एक सिजगी ओपोजिशन। चलिए अगला है आपका, ये जोन जो होता है पृथ्वी में, अलग अलग रीजियन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग रीजियन। तो इन रीजियन को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो उष्ण क्षेत्र होता है, सूर्य की किरणें, सीधी किरणें यहाँ पड़ती है, जिसके कारण यह सबसे गर्म क्षेत्र है। ये उष्ण कटिबंध के बीच स्थित होता है, ठीक है, उष्ण कटिबंध के बीच स्थित होता है। तो ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे देखिए, ये आपका, ये आप ऊपर वाला जानते हैं कर्क रेखा होता है, और नीचे होता है ये मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। तो ये वाला जो भाग है ना, ये क्या होता है आपका, उष्ण क्षेत्र होता है, ठीक है। और समशीतोष्ण क्या होता है, तो यहाँ पे इस तरफ देखिए अंटार्कटिक रेखा होता है, और इस तरफ क्या होता है आपका आर्कटिक सर्कल होता है। तो ये वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समशीतोष्ण क्षेत्र। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, या मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र को यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है, इसे समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, याद रहेगा। और शीतोष्ण क्षेत्र क्या होता है, तो जो लास्ट वाला जो बन गया ना, ठीक है, लास्ट में जो बचा हुआ है यहाँ पे आपका आर्कटिक वृत्त से आपका पोल के बीच में जो जहाँ पे बर्फ जमा रहता है, ठीक है, इसको शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। तो ये क्यों होता है, पृथ्वी के झुकाव के कारण, याद रहेगा। चलिए फाइनल और आखिरी टॉपिक, ज्वार। ज्वार मतलब जाना है समंदर, कभी बीच ऊच में गए हैं कि नहीं, है ना। तो पूरी उरी में अक्सर, है ना, इस तरीके से लहरें उठती है। ये जो लहरें ऊपर उठ रही है, इनको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब ये नीचे गिरता है तो इसको क्या कहते हैं, भाटा, ठीक है। तो बृहद ज्वार ये तब घटित होता है जब सूर्य, है ना, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो बृहद ज्वार जो होता है ये कब आता है, कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होगी तब। और ये है, अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है ना, याद रखिएगा। कब क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ पे देखिए सन इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इधर चंद्रमा लगा रहे हैं। तो इसमें जो होता है, पृथ्वी का तो मिट्टी उट्टी ऊपर नहीं ना उड़ेगा, तो लिक्विड पार्ट होता है, ये ज़्यादा ऊपर ऊपर उठता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए चलिए, ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर में सर्वाधिक वृद्धि और गिरावट है। तो ये जो ज्वार भाटा क्या है, समुद्र के जल स्तर में सर्वाधिक ऊपर उठना और नीचे गिरना, क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। यह पृथ्वी के महासागरों पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, वही बताएं अभी। निम्न ज्वार क्या होता है, यह घटती तब होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा लंबवत संरेखित होती है। लंबवत मतलब यहाँ पे पृथ्वी आपका है अर्थ, इधर मून मामा है, और इस तरफ सन है, ठीक है। तो इस जगह पे आपका क्या होगा, निम्न ज्वार उठेंगे। और बृहद ज्वार जब तीनों सीधी रेखा में होता है। दैनिक ज्वार क्या है, तो एक दिन में एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार आता है, इसे दैनिक ज्वार कहते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार क्या है, तो एक दिन में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आएंगे, तब उसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार के बीच का समय कितना होता है, 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार के बीच का जो समय अंतराल होता है 12 घंटा 25 मिनट होता है, याद रखिएगा, IMP है ना, क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार के बीच का समय अंतराल, है ना, देखिए यहाँ 2 निम्न और 2 उच्च ज्वार के बीच का समय 12 घंटा 25 मिनट, और एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार के बीच का समय अंतराल 6 घंटा 12 मिनट, याद रखिएगा। उतार या बाढ़ या ज्वार, निम्न ज्वार से उच्च ज्वार में परिवर्तन को बाढ़ ज्वार या प्रवाह कहा जाता है। उच्च ज्वार से निम्न ज्वार में परिवर्तन को भाटा कहा जाता है। तो वही है, जब निम्न ज्वार से उच्च ज्वार में परिवर्तन होता है, मतलब जब लहर नीचे है से ऊपर उठता है, इसको क्या कहते हैं, बाढ़ ज्वार कहते हैं या प्रवाह कहते हैं, जनरली ज्वार। और जब ऊपर से जब नीचे गिरेगा, ठीक है, ठीक है, ऊपर ये हाई उठ गया, ऊपर उठा हुआ है, अब नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा उसको क्या कहेंगे, भाटा ज्वार, है ना।
तो बाढ़ ज्वार और भाटा ज्वार याद रखिएगा। ज्वार ये ऊर्जा, तो इंसान क्या है, आपदा में अवसर आप सभी जानते खोजते रहता है। जहां महाद्वीपीय शेल्फ चौड़े होते हैं, जहां ज्वार ऊंचे उठते हैं, वहां भी ऊंचे ज्वार वहां भी ऊंचे होते हैं। वहां भौगोलिक संरचना की आकृति है ना फनल जैसी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न समुद्री ज्वार भाटे के नियमित शक्तिशाली उतार चढ़ाव का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करना है ना क्या कहलाता है। तो जहां भी जैसे सीप का जो देखिए इस तरीके से मशीन लगे होते हैं, तो जल जब ऊपर नीचे उठते हैं इसके कारण क्या होता है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ये टरबाइन लगे होते हैं और ये आपका लाइन कनेक्ट होता है बिजली। इससे क्या होता है, आपका बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया? हाँ, पीडीएफ की डिमांड ना करें, आपको समझ में आया नहीं आया उस पर जिक्र करें, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ केवल पीडीएफ सर का है और बाद बाकी जो भी समझाने का तरीका हम अपना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी तरह का क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कैसा लग रहा है वीडियो, अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है ना, करें ना करें, आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो करें अन्यथा ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो और जल्दी से माँ बाप का नाम रोशन करे एक गवर्नमेंट जॉब पक्की करके।